नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, हम लोगों के साथ बने रहकर अच्छे से नई नई चीज़ों को डेली आप सीख रहे होंगे। और इसी क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में, आपके क्लास एवोल्यूशन में। तो एवोल्यूशन में जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग थियरीज़ को पढ़ रहे हैं, थियरीज़ को नहीं बल्कि हम लोग एक्चुअली एविडेंसेस को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये हम लोग ठीक कर लेंगे इसको। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, और इसमें हम लोग पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस स्टडी कर रहे थे। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में अगर हम लोग देखें तो क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग, आइए उस पर चर्चा करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि फॉसिल्स और टाइप ऑफ फॉसिल्स, ये पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, और आज हम लोग देखेंगे फॉसिल्स के एज को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड्स हैं उनके बारे में, अर्थात जीवाश्मों के आयु निर्धारण की विधियाँ। तो आइए देखते हैं, NCERT में भी हल्का सा चर्चा किया हुआ है कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण कैसे की जाती है। तो उसी लाइन से हम लोग उठाते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर आप देखेंगे जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने की विधियां। अर्थात ध्यान दें, मेथड्स फॉर एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि मेथड्स फॉर एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स। तो ये कहानी देख लेंगे, और ठीक इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखें तो जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए 3 तरह की विधियाँ हैं, ठीक है ना। सबसे पहली विधि है आपेक्षिक आयु निर्धारण विधि, दूसरी है रेडियो सक्रिय विधियाँ, और तीसरी है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये मेथड्स में क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। तो आप लिखेंगे इसके लिए 3 विधियां हैं। अब नंबर 1 यहाँ पर आप देखेंगे आपेक्षिक आयु निर्धारण विधि। इस तरह से अब आपेक्षिक आयु निर्धारण विधि की बात करेंगे हम लोग, तो इसको आप कहते हैं रिलेटिव डेटिंग मेथड। ओके, सवाल ये उठता है कि रिलेटिव डेटिंग मेथड में जीवाश्मों की आयु को कैसे निर्धारित करते हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप देखें कि मान लीजिए कोई चट्टान है इस तरह से, और इस चट्टान में आप देखेंगे इसकी लेयर्स ऑफ रॉक्स ये हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि
कि फॉसिल्स ये हैं। तो अब लेयर्स में हम लोग देखेंगे, सपोज करिए ए, बी, सी, डी एंड ई डिफरेंट लेयर हैं रॉक्स में। और यहाँ पर हम फॉसिल्स की बात करेंगे तो पी, क्यू, आर, एस, टी ये फॉसिल्स हैं। तो ज़रा सोचिए कि जो किसी भी रॉक में लेयर का फॉर्मेशन होता है तो जो सबसे पहले बनने वाली लेयर होगी वो नीचे की ओर होगी, और उसके बाद फिर सेडिमेंट डिपॉजिट करेंगे, अवसाद जमा होंगे तो ऊपर एक लेयर, फिर अवसादों का जमाव होगा तो फिर उसके ऊपर, इस तरह से। कहने का अर्थ ये कि नीचे की जो लेयर होती है चट्टानों में वह अधिक प्राचीन मानी जाती है, और ऊपर की जो लेयर है वो नई मानी जाती है, कम प्राचीन मानी जाती है। तो इसी फैक्ट के ऊपर आधारित है यह विधि, और यह विधि कहती है कि चट्टान की गहराई में स्थित जो जीवाश्म होगा वो अधिक प्राचीन होगा अपेक्षाकृत चट्टान की कम गहराई में स्थित जीवाश्म के। अर्थात अधिक जीवाश्म ये नीचे की ओर होंगे और सबसे रिसेंट जो जीवाश्म बना होगा वो ये होगा ऊपर की लेयर में। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अनुसार चट्टान की अधिक गहराई में स्थित चट्टान की अधिक गहराई में स्थित जीवाश्म क्या होगा, अधिक प्राचीन होगा, तथा ऊपरी स्तरों में स्थित जीवाश्म कम प्राचीन होता है। तो ये कहानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि ये, और ध्यान दें इसमें सटीकता की कमी होती है, यही इस विधि का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या सबसे बड़ी कमी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह कम सटीक विधि है। इस तरह से आप देख पाएंगे इसको। अब सवाल उठता है दूसरे नंबर पर हम लोग देखें तो सेकंड पॉइंट आप देखेंगे इसमें दूसरे नंबर पर हो जाएगा रेडियो सक्रिय विधियां। तो आप देखेंगे या हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव मेथड्स। अब रेडियो एक्टिव मेथड्स की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप देखिए कि क्या स्टोरी होने जा रही है, उसको देखिए। हाँ जी, समझे इसे। रेडियो एक्टिव मेथड में हमको ये कहना होगा कि देखिए कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है या कह लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है तो वह धीरे धीरे रेडिएशन को एमिट करता है, अर्थात विकिरण को उत्सर्जित करता है, और धीरे धीरे उसकी मात्रा एक गैर रेडियो सक्रिय पदार्थ में बदलने की प्रवृत्ति दिखाती है। अर्थात कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस धीरे धीरे विकिरण को उत्सर्जित करते हुए, विकिरण को मुक्त करते हुए एक गैर रेडियो सक्रिय पदार्थ में बदलने की
क्षमता दिखाता है, बदलने की प्रवृत्ति दिखाता है। क्लियर है? जैसे और एक चीज़ और बताएं कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की 50% की मात्रा एक निश्चित समय अवधि में गैर रेडियो सक्रिय पदार्थ में बदल जाती है और इस अवधि को उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अर्ध आयु या हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की लगभग आधी मात्रा एक निश्चित समय अवधि के द्वारा अर्थात इसकी अर्ध आयु के द्वारा गैर रेडियो सक्रिय पदार्थ में बदल जाती है। तो इसी बेसिस पर इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सिंपली कुछ चीजें इसमें लिखते हुए चलें तो आप देखेंगे यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि यह विधियां इस तथ्य पर आधारित हैं कि क्या, तो इसमें आप देखेंगे एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लगातार विकिरण उत्सर्जित करते हुए किसमें बदलने की प्रवृत्ति रखता है? तो आप कहेंगे एक गैर रेडियो सक्रिय पदार्थ में बदलने की प्रवृत्ति रखता है। बदलने की प्रवृत्ति रखता है। जी हाँ, तथा एक समय विशेष या अवधि विशेष के द्वारा इसकी आधी मात्रा या इसकी 50% मात्रा गैर रेडियो सक्रिय पदार्थ में बदल जाती है तथा एक विशिष्ट समयावधि द्वारा इसकी 50% मात्रा गैर रेडियो सक्रिय पदार्थ में बदल जाती है। गैर रेडियो सक्रिय पदार्थ में बदल जाती है। ये हो गया। अब सवाल उठता है कि इसमें आप देखेंगे अब इस समय अवधि को क्या कहेंगे? अतः इस समय अवधि को इस पदार्थ की, बोलिए क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इस समयावधि को इस पदार्थ की, बोलिए, अर्ध आयु कहते हैं।
कहते हैं। अर्थात हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। क्लियर है ना? तो अब सपोज करिए कि मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक है, ध्यान दें, सपोज करिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए है। अब इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए की जो हाफ लाइफ है वो है सपोज करिए कि 50,000 ईयर्स। और आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि कोई जीवाश्म मिलता है, उस जीवाश्म में मान लीजिए कि एक फॉसिल है, फॉसिल बी। अब इस फॉसिल बी में सपोज करिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मात्रा 50 ग्राम है। इस सब्सटेंस ए की मात्रा सपोज करिए कि 50 ग्राम ए उपस्थित है। सपोज करिए कि इसमें 50 ग्राम ए उपस्थित है तथा इसके परिवर्तित होने से जो पदार्थ सी बनता है वो भी 50 ग्राम है तथा इसके परिवर्तन से बना पदार्थ सी भी 50 ग्राम है। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं ना कि इसकी जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो 100 ग्राम थी, लेकिन अब ये 50 ग्राम इसका कन्वर्ट हो चुका है पदार्थ सी में। अर्थात कितना टाइम पीरियड बचा में कन्वर्ट हुआ होगा ये, तो कहेंगे 50,000 वर्ष में। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें किसी चट्टान में या किसी जीवाश्म में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की मिलने वाली मात्रा पता हो तथा उसका जो उसके परिवर्तित होने से बना हुआ जो पदार्थ है उसकी मात्रा पता हो, तो इन दोनों की मात्राओं के अनुपात के अनुसार हम रेडियो एक्टिव पदार्थ की हाफ लाइफ की बेसिस पर उस चट्टान या उस जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर है ना ये चीज़? तो इस तरह जैसे हमने दिखाया कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए है और जिसकी हाफ लाइफ पीरियड 50,000 ईयर है और किसी जीवाश्म में 50 ग्राम ये मिलता है और 50 ग्राम इसके परिवर्तित होने से सी भी उपस्थित है, तो हम कहेंगे कि एक हाफ लाइफ पीरियड इस जीवाश्म की गुजर चुकी है। अर्थात इस जीवाश्म की उम्र होगी 50,000 वर्ष। मान लीजिए कि रेडियो एक्टिव पदार्थ सिर्फ 25 ग्राम मिले और 75% या कहीं 75 ग्राम सी मिले, तो फिर उस कंडीशन में हम कहेंगे कि 2 हाफ लाइफ पीरियड बीत चुका है। एक हाफ लाइफ पीरियड के थ्रू इसका 100 ग्राम से 50 ग्राम ये 50 ग्राम ये बन गया और अगली हाफ लाइफ पीरियड में इस 50 ग्राम का आधा अमाउंट कन्वर्ट हो गया इस सी में, 75 ग्राम हो गया ये और ये 25 ग्राम बचा हुआ है। कहने का अर्थ ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, एज ऑफ रॉक या एज ऑफ फॉसिल। क्लियर है ना? तो इसमें हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः किसी चट्टान या जीवाश्म से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ व इसके
परिवर्तन से बने पदार्थ की मात्रा ज्ञात होने पर बताइए अर्ध आयु आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। तो आप लिखेंगे अर्ध आयु की सहायता से चट्टान या ध्यान दें, चट्टान या एक और चीज जीवाश्म की आयु ज्ञात की जा सकती है। इस तरह से हमें ये चीज देखना होगा इसमें। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने रेडियो एक्टिव मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल हम लोगों ने समझ लिया है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है ना, इन मेथड्स के लिए। तो आइए एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। हाँ जी, बात करेंगे कि एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियो एक्टिव मेथड्स। चलिए रेडियो एक्टिव मेथड में नंबर 1 हम लोग देखते हैं यूरेनियम 238 लेड मेथड, अर्थात यूरेनियम लेड मेथड। इस तरह से लिखा होना ये दिखाता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम है वो किसमें, लेड में कन्वर्ट होता है धीरे धीरे। तो इसमें आप देखेंगे ये, अब आपको ये देखना है कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 ये कितना होती है? ये होती है 4.5 अरब वर्ष। तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्थात 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स इतना होती है। और आप देखिए कि यह जो हाफ लाइफ है ये बहुत अधिक है। तो सिंपली आप कहेंगे कि यह विधि अत्यंत प्राचीन जीवाश्मों की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होती है। एक तो ये मेथड हो गई, और दूसरी विधि हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड क्या हो जाएगी। तो ये है पोटेशियम आर्गन मेथड। तो इसमें आप देखेंगे
ये। अब सवाल उठता है कि जो पोटेशियम 40 की हाफ लाइफ है वो कितनी है, तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे 1.3 अरब वर्ष। अब 1.3 अरब वर्ष है, इसको हम लोग दूसरे तरह से लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10⁹ ईयर्स, ये कहानी हो जाएगी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, एक्चुअल में एक सिंगल क्वेश्चन पूछता है इससे कि अफ्रीका में जो मानव जीवाश्म खोजे गए उनके आयु निर्धारण में कौन सी विधि का प्रयोग किया गया था, तो इसी विधि का प्रयोग किया गया था। तो इस चीज को यहां पर आप देखेंगे, इस विधि का प्रयोग अफ्रीका में खोजे गए मानव के पूर्वजीय जीवाश्मों की आयु निर्धारण में किया गया था। ये कहानी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी रेडियो एक्टिव मेथड में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो और एकाक लाइन की इंफॉर्मेशन जो लिखी गई है वो आप ध्यान देंगे। अब तीसरा हम लोग देखेंगे थर्ड, तो थर्ड है कार्बन 14 नाइट्रोजन डेटिंग मेथड। तो इसमें आप लिखेंगे कार्बन 14 नाइट्रोजन मेथड, अर्थात यहां पर आप देखेंगे कार्बन 14 नाइट्रोजन मेथड, और यहां पर हम लोगों को एक इसके जिसने प्रपोज किया उसको नाम लिखना होगा साइंटिस्ट का, proposed by F.W. Libby। तो ये कहानी होगी। तो इस मेथड को W.F. लिबी ने प्रस्तुत किया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाफ लाइफ, तो इसमें आप देखेंगे कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, तो इसमें आप देखेंगे $5,568 प्लस माइनस 30 ईयर्स, या रफली अगर हम लोग देखें तो 5600 ईयर्स कंसीडर करते हैं। लेकिन आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर एक दूसरा डेटा लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप भी उसी डेटा को फॉलो करें, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे आधुनिक मत के अनुसार $5,770 ईयर्स। जो एनसीईआरटी का डेटा है वो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसी को लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मान लीजिए नीट में, तो निश्चित रूप से आपको उसी डेटा को फॉलो अप करना होगा, ठीक है ना। तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा होगा तो
पुराना क्वेश्चन होगा, कोई कोई पुराने कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूछेगा तो इससे रिलेटेड पूछेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको हाफ लाइफ पूछ देता है तो हाफ लाइफ में अगर ये ऑप्शन है तो ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया डेटा है, इसलिए आप इस डेटा को फॉलो करेंगे। क्लियर है ना? तो इस तरह से, तो अब इसकी हाफ लाइफ काफ़ी कम है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत पुराने जीवाश्मों के लिए किया जा सकता है या कम प्राचीन जीवाश्मों के लिए। तो जवाब है कम प्राचीन जीवाश्मों के लिए। तो आप लिखेंगे कि आप कहेंगे कि अर्ध आयु कम होने के कारण जी हाँ, आप ध्यान दें कि अर्ध आयु कम होने के कारण बताएं क्या होगा। तो कहेंगे इस विधि का प्रयोग कम प्राचीन जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। किया जा सकता है। इस तरह से आप देख पाएंगे ये तीनों रेडियो एक्टिव मेथड्स के रूप में आपको पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे दो मेथड हमने पढ़ लिया है, आपेक्षिक आयु निर्धारण विधि और रेडियो सक्रिय आयु निर्धारण विधि। अब तीसरी मेथड है, आइए उसकी बात करते हैं। ओके, थर्ड मेथड की बात हम लोग करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी। क्या? उसको आप यूं समझिए, इलेक्ट्रॉन सक्रिय या इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद विधि। इस तरह से हम लोग बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद विधि। तो अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद विधि में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। अब हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिले, बट वहाँ पर भी इसको डिटेल में नहीं पढ़ना होगा। तो इसके लिए केवल एक सेंटेंस मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, उसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कि यह सबसे आधुनिक व सर्वाधिक सटीक विधि है। जी हाँ, ये सबसे आधुनिक विधि है और सर्वाधिक सटीक विधि है। ये दो विशेषताएं हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप देख पाएंगे मोस्ट मॉडर्न या मोस्ट रिसेंट एंड मोस्ट एक्यूरेट विधि है आयु निर्धारण के लिए। तो ये तीन विधियां थी जिनकी चर्चा हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में कर लिया है। ओके, तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कुछ और बातों को।
जी हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ध्यान दें, टाइम लगभग हो चुका है। ओके, तो आज के लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं, अगला लेक्चर आपको अगले दिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक, दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।